जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं वीडियो नंबर 4। आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं। तो हाँ दोस्तों, ये तो देख ही रहे होंगे कि ये हमारे देश के एक लीजेंड जो हाल ही फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप इस फोटो को देख करके समझ गए होंगे, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का ये फोटो है। और इनका एक ही उद्देश्य था कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे हासिल करने के लिए कितने बेताब हैं। तो इसी बातों के साथ शुरू करना चाहते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि आप देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि किसकी आबादी सबसे अधिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक। जैसे कि घास फूस बहुत अधिक होते हैं, तो वो क्या है, उत्पादक है। घास फूस उत्पादक है। और घास फूस को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डा खाता है घास फूस को। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। तो ये हो गया टिड्डा द्वितीय उपभोक्ता। और उसके बाद ये मेढक जो होता है, मेढक खा जाता है टिड्डा को, तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार से मेढक को भी फिर सांप खा जाता है, सांप को भी फिर मोर खा जाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो उत्पादक होता है, यानी कि घास उस जितना होता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, घास पाया जाता है। तो इसीलिए यह उत्पादक हो जाएगा। परंतु यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया क्या जाता है, तब क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। सबसे अधिक पृथ्वी पर शैवाल पाया जाता है। लेकिन उपभोक्ता की बात कर रहा है कि सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है, तब इसमें उत्पादक हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि इसका क्या आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। तो अनुवर्तन क्या दर्शाता है, तो अनुवर्तन किसी पौधे की दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसका दर्शाता है, विकास। ये पौधे की दिशात्मक विकास को दर्शाता है कि पौधा किस इधर जा रहा है। जैसे कि एक गमले में ऐसे लगा देते हैं और इसको ऊपर से ढक देते हैं और अंदर एक पेड़ लगा देते हैं, और इधर से यदि छेद कर देते हैं तो देखते हैं कि यार जिस दिशा में जिस दिशा से प्रकाश आ रही है उसी और यह चली जाती है, पौधे झुक जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वही क्या है, अनुवर्तन है। और अनुवर्तन जैसे पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है कि किस ओर जाने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, तो देखिए नहीं की बात कर रहा है। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, ये सब क्या होता है, जानवरों में पाया जाता है। पर ये देखिए ऑक्सिन हार्मोन, ये पादपों की वृद्धि को दर्शाता है। ये ऑक्सिन पादप का है। किसका है, पादप का है। तो पादप का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सभी हार्मोन इंपॉर्टेंट है। इस हार्मोन के बारे में पढ़ना होगा कि किसका कौन सा कम है। तो ऑक्सिन के बारे में हमने बता दिया कि ये पौधे की क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद आ जाता है बात इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या होता है, यह रक्त में कोशिकाओं के शुगर को पहुंचाने का इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, और उसके बाद थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन का काम है, थायरॉक्सिन नामक एक थायराइड नामक हार्मोन होता है, उसके पूर्ति करना होता है। और यह थकावट और वजन को कम करने का काम करता है। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, और उसके बाद एड्रेनालिन जो है यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कशेरुकीय जीव में यह पाया जाता है एड्रेनालिन। ठीक है, और यह जैसे वृक्क या गुर्दा के ऊपर में स्थित होता है और हार्मोन निकलता है इससे। तो इस प्रकार से आप ये चारों याद रखिए कि ऑक्सिन जो है यह पादप का है, बाकी ये इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन ये सब जंतु में पाया जाने वाला हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। यानी कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं एक संयोजी उत्तक का ही भाग है। ठीक है, संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका, यदि पूछ ले कहां पर पाया जाता है, तो संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिका में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मास्ट कोशिका, इस प्रकार से।
तो संयोजी उत्तक का ये मस्ट कोशिका में पाया जाता है, तो ये क्या होगा, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, संयोजी उत्तक। अब बताइए एक संयोजी उत्तक जो है, संयोजी उत्तक किस किस चीज को संयोजी उत्तक कहा जाता है, तो जैसे देखिए रक्त हो गया, तो रक्त को संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, संयोजी उत्तक है, यानी कि मतलब जोड़ करके रखने वाला चीज होता है। जैसे मांसपेशी हो गया, मांसपेशी हड्डी को जोड़ कर रखता है, तो मांसपेशी भी क्या हो जाएगा, मांसपेशी भी संयोजी उत्तक हो जाएगा। उसी प्रकार से हड्डी जो है, हड्डी भी एक हड्डी दूसरे हड्डी को जोड़ करके रखता है। इस प्रकार से रक्त हो गया, मांसपेशी हो गया, हड्डी हो गया, ये सब क्या है, संयोजी उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है सो दांत वाली व्हेल में विशालतम होता है। लेकिन यदि बात कर दे कि सबसे बड़ी विशालतम कौन सा है, तब व्हेल मछली हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू व्हेल हो जाता है। तो ब्लू व्हेल व्हेलों में सबसे बड़ी होती है, लेकिन यदि दांत वाली बात करें तो स्पर्म व्हेल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है फिनबैक व्हेल, ये फिनबैक व्हेल सबसे बड़ा बच्चा है। क्या है, सबसे बड़ा बच्चा है फिनबैक व्हेल। तो इस प्रकार से ये, बल्कि ये जो है डी नंबर में हम्बैक व्हेल, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसीलिए इसका पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ये ब्लू व्हेल सबसे अधिक बड़ा होता है, और उसके बाद ये स्पर्म व्हेल जो है दांत वाले सबसे बड़ा है, और फिनबैक व्हेल जो होता है ये सबसे बड़ा बच्चा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती हैं। तो देखिए मधुमक्खी समाज में आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज मिलेगा आपको जानने के लिए कि मधुमक्खी जो होता है, एक होता है रानी मच्छी, यानी कि क्वीन होता है। ठीक है, क्वीन मधुमक्खी होता है, उसमें बहुत बड़ी होती है, और ये क्वीन मधुमक्खी जो होता है यही पूरा छत्ता में जो होता है सबसे बड़ी होती है। और उसके बाद इसके पास जो है 6 से 8 मेल पाए जाते हैं। ये जो क्वीन रहती है, ये क्वीन तो फीमेल हुई, और 7 से 8 मेल होता है, और ये 7 से 8 मेल एक क्वीन से हजारों के हजार जैसे मधुमक्खी को उत्पादन कर देता है, यानी कि नए नए जीवों को, मतलब नए नए मधुमक्खी को जन्म देता है एक क्वीन, मतलब ये कह सकते हैं क्वीन मधुमक्खी बी जो है, ये 6 से 8 मेल द्वारा ये हजारों मतलब वर्कर्स को तैयार करता है। और ये वर्कर जो होता है, वर्कर मधुमक्खी जो होता है, ये क्या होता है, ये सब जो है नपुंसक होता है, ये सब ट्रांसजेंडर होता है, इसका कोई मेल नहीं है, ना तो ये फीमेल है ना ही मेल है। तो इस प्रकार से देखिए एक क्वीन है, एक क्वीन में 6-8 मेल होता है, और उसमें से हजारों के हजार क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो कि नपुंसक रहता है। तो ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है। तो देखिए आज 21 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज योगा दिवस है, और आप लोग सुने होंगे कि बाबा रामदेव जो है से कैंसर के इलाज में बोलते हैं कि जब खून की कमी हो जाता है तो गेहूं को मतलब कि पौधा को उगा करके और उसको छोटे छोटे पौधे को पीस करके पीना चाहिए, ताकि उसमें क्या होता है, जब रक्त की जो कमी होती है, यानी ब्लड की जो कमी होती है, वह गेहूं का पौधा उसको कर देता है पूर्ति। तो इसलिए कह सकते हैं कि ग्रीन ब्लड के रूप में किसे कहा जा सकता है, गेहूं के छोटे छोटे पौधे। जिसको भी ब्लड की कमी हो जाता है तो गेहूं के छोटे छोटे पौधे को पीस करके यदि पिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, ग्रीन ब्लड का काम करता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें ब्लड की कमी को दूर कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी या मीठे व्यंजक तैयार करने के लिए करते हैं। तो चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चीनी लवण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट याद रखिएगा, ये होता है चीनी लवण का रासायनिक नाम। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन और भी है, इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, इसको क्या क्या कहा जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यही, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को परलस बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये सब इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यही तो होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित है। तो निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है,
अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। और फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है, दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ए का मतलब ये मिला सकते हैं अम्ल वर्षा में, और फ्लोराइड को मिला सकते हैं, दांत क्षरण होने लगता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड यही तो था जो भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, ठीक है। और ओजोन रिक्तता, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित है, तो ओजोन रिक्तता, देखिए सब सुमेलित नहीं था। ओजोन रिक्तता चर्म रोग होता है, तो ओजोन रिक्तता जो होता है वह चर्म रोग, यानी कि ओजोन जो O3 होता है यह हमारे डायरेक्ट स्किन पर पड़ता है, तो डायरेक्ट स्किन पर पड़ने के बाद चर्म रोग हो जाता है, यानी चर्म कैंसर हो जाता है। तो ये ओजोन रिक्तता जो है यह हो जाएगा सही मिलन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलान करना है। सबसे देखिए फ्रियोन, तो फ्रियोन जो होता है यह क्या होता है, प्रशीतक होता है, यह तो मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है। टेट्रा एथिलेट, तो टेट्रा एथिलेट, देखिए इसमें से ऑप्शन को देख करके भी आप छांट सकते थे कि इसमें से देखिए 2 नंबर किसमें है, यानी 1 का 2 किसमें है, तो 1 का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में है, डी में। तो इस प्रकार से बी का 1 हो जाएगा ना, अर्थात कह सकते हैं टेट्रा एथिलेट जो है ये एंटी नॉक यानी अपस्फोटी रोधक का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो जाएगा, यह कीटनाशक होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो यह अग्निशामक होता है। अब देखिए ये सभी हैं, तो इसका सभी का क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो देखिए टेट्रा एथिल क्लोराइड जो होता है, टेट्रा एथिलेट जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, C8H20 और Pb, इसको कहते हैं C8H20 और Pb, ये हो गया टेट्रा एथिलेट का। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह रहा है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और हेक्साक्लोराइड है, इसका मतलब क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CaCl4, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब हो गया 4, तो कार्बन के साथ 4 को क्लोरीन मिला दिए तो हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से फॉर्मूला भी याद रखिए, कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है। तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको NaOH, दूसरा क्वेश्चन पर आ गए। तो इसका आंसर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसों का प्रदूषण है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। और उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है फॉस्जीन, तो फॉस्जीन का फॉर्मूला भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाता है COCl2। क्या होता है, COCl2। उसके बाद यदि पूछ ले आपको हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HC और N हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये हो जाता है H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। हम मेथेन की बात कर रहे हैं तो मेथेन तो जानते हैं CH4 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी याद रखिए, ये फॉस्जीन हो गया COCl2, और हाइड्रोजन साइनाइड हो गया HCN, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और मेथेन CH4, ठीक है। इस प्रकार से चारों का फॉर्मूला याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो देखिए जो H+ आयन देता है उसको कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं, एसिड। और जो OH- देता है, OH रिनाइन देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस, यानी कि ये हो जाता है क्षार, ये होता है अम्ल, ये क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें जो है Na+ और OH- देता है, तो इस प्रकार से ये क्षार हो गया, ठीक है, ये क्षार हो गया। लेकिन देखिए इसमें और भी कौन सा ऑप्शन है, NaH+ OH- देता है, तो ये भी क्षार हो जाएगा, ठीक है। और KOH ये भी क्षार हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये बी हो जाएगा कि क्षार नहीं है। C2H5OH, OH रिनाइन नहीं देता है। इस प्रकार से ये इथेनॉल जो होता है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, इसका नाम इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल जो होता है यह क्षार नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर देखिए जी का मान होता क्या है, जी का मान होता है GM/r²। यहाँ पर देखिए जी बराबर होता है GM/r², यही होता है फॉर्मूला। पर यहाँ पर क्या कर रहा है, द्रव्यमान
त्रिज्या और द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान से आधे हैं, तो यानी कि m बराबर भी क्या है, m को भी आधा कर दिया गया है। तो m को आधा कर दिया गया तो हम कह सकते हैं कि m जो बराबर है यह m/2 दिया हुआ है। और त्रिज्या को भी क्या कर रहा है कि त्रिज्या भी आधी हो जाती है, यानी कि r बराबर जो दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल R लेते हैं, r जो दिया हुआ है यह r/2 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला पर देखते हैं मान रख के क्या होता है, तो यहाँ कर सकते हैं हम g m/2 अब बट्टे r स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर, ठीक है, r/2 का स्क्वायर करेंगे, r/2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए हो जाएगा g m/2 और यहाँ पर है r, तो r स्क्वायर और ऊपर में दो, नीचे वाला जो 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये 2 से 2 कट गया तो 2 बार में कट गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जीएम बटे जो आर स्क्वायर है, ठीक है, क्या है जीएम बटे आर स्क्वायर, ये तो जी बराबर ही होता है, ये जी बराबर भी होता है, जीएम बटे आर स्क्वायर जो है या तो जीएम जी, उसके बाद यहाँ बच गया क्या, यहाँ 2 बच गया, तो 2 बच गया तो हम कह सकते हैं तो अर्थात ये 2g हो गया। यहाँ तक समझ गए, 2g हो गया। तो अब 2 गुने g का मान कितना होता है, 9.8 होता है, तो 9.8 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 दूनी 20, 20 में से 4 कम हो जाएगा, तो अर्थात कर सकते हैं 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, g है, g है तो मतलब ये एक तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, तो इस तरह का हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मात्रक भी होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया हो तो आप अच्छी तरीके से आप इसे समझा कीजिए और प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। 8-9 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 8 वीडियो, ये 9वां वीडियो है। तो आप यदि नहीं देखें अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में 20-20 वीडियो का रिवीजन आप 1.5x में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एक थर्मल फ्लास्क का भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। तो एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है, क्यों, आकर्षण बढ़ाने के लिए। जो थर्मस फ्लास्क जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, गर्म का गर्म हो जाता है, ठंडा का ठंडा ही रहता है, तो उसमें आकर्षण बढ़ाने के लिए करते हैं पॉलिश, या चमक उत्पन्न करने के लिए करते हैं, या बाह्य विकिरण अवशोषित करने के लिए करते हैं। अगर देखिए आकर्षण बनाने के लिए रहता तो उसको हम आकर्षण बनाने के लिए उसमें गर्म या ठंडा रखते, आकर्षण से क्या ये गर्म का गर्म ठंडा का ठंडा रह सकता है क्या, नहीं। चमक उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल नहीं, चमक उत्पन्न करने के लिए तो सिर्फ स्टील का बना देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाह्य विकिरण अवशोषित, अगर बाह्य विकिरण को अवशोषित कर लिया तो फिर क्या होगा, बाह्य विकिरण को अवशोषित कर लिया, यदि वातावरण यदि मान चलिए ठंडा है तो उस अंदर में रखा हुआ पानी जो थर्मस फ्लास्क में है वो भी ठंडा हो जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर अधिक है तो हम ठंडा पानी को रखें तो उसको गर्म कर देगा। तो इस प्रकार से अवशोषित नहीं होगा, बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए होता है, क्योंकि बाह्य विकिरण परावर्तित कर दिया, अब सभी विकिरण को परावर्तित कर दिया तो अब ना तो वो गर्मी को लेगा और ना ही गर्मी को देगा। तो इस प्रकार से अंदर में जिस प्रकार के रखे हैं हम, यदि गर्म रखे हैं तो इसमें गर्म ही रहेगा, ठंडा रखे हैं ठंडा रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं है। तो ऑप्टिकल लेंस नहीं है तो इसके बारे में बताना है। देखिए पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप में क्या रहता है, ये पेरिस्कोप में समतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस, समतल लेंस लगा रहता है, याद रखिएगा, पूछता है बहुत बार कि पेरिस्कोप में कौन सा लेंस होता है, समतल लेंस होता है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और ये टेलीस्कोप जो होता है इसमें भी उत्तल लेंस रहता है, ये टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस रहता है। इस प्रकार से पेरिस्कोप समतल लेंस, माइक्रोस्कोप उत्तल लेंस और टेलीस्कोप में उत्तल लेंस। स्टेथोस्कोप देखेंगे, डॉक्टर वाला जो आला रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है ना आला, डॉक्टर जो कि कंधा पर लेकर के अपना रखे हुए रहता है और इसमें ऐसे लगा रहता है जिससे दिल की धड़कन जांच करता है, ये डॉक्टर के कान में रहता है। तो ये जो होता है स्टेथोस्कोप इसको कहा जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में आला बोलते हैं। तो आला में कोई लेंस लगा थोड़ा रहता है, ना तो दर्पण रहता है ना ही लेंस रहता है। इसमें क्या रहता है, यहाँ पर एक रहता है धड़कन को, वो हार्ट बीट को, आवाज़ को मतलब सुनने वाला यहाँ लगा रहता है, उसके बाद ये डॉक्टर के कान में साउंड लगा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखता है, तो इसमें ना तो कोई लेंस है ना ही कोई दर्पण है। तो इस प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा हो तो क्या होगा, चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालक के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। याद रखिए कि जब एक ही दिशा में 2 धारा जा रहा है, क्या एक ही दिशा में 2 धारा जा रहा है तो आपस में ये दोनों क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, इसमें दोनों में आकर्षण होगा। और यदि इसके विपरीत में जा रहा है, क्या यदि इसका विपरीत, एक इधर जा रहा है एक धारा इधर जा रहा है, तब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दोनों को विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा है तो एक ही दिशा में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। कह रहा है कि चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। उसके बाद कह रहा है सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कह रहा था। देखिए यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या कह रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। देखिए चौथे और पांचवें आवर्त में, देखिए चौथा आवर्त तो ये है, चौथा आवर्त तो कौन सा है, चौथा आवर्त ये है और पांचवा आवर्त ये है। देखिए इसमें से 8 तत्व है, 18 तत्व हो सकता है। देखिए इसमें जो है 2 तत्व होता है, इसमें 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, ठीक है, तीसरा तक। और चौथा में 18 होता है, पांचवा में भी 18 होता है, छठा में भी 32 होता है और सातवां में भी 32 होता है। 33 तो कहीं होता ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे और पांचवें में 18 तत्व होते हैं। तो चौथे और पांचवें में 18 तत्व होते हैं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए चौथे और पांचवें में 18 तत्व है। ये चौथे में भी 18 है और ये पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व है। ये तो सही है, पहला सही है कथन। दूसरा देखिए कह रहा है सातवां आवर्त तो अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व है। नहीं, सातवां अपूर्ण, यही गलत होगा, क्योंकि देखिए इसमें 32 ही होता है और इस 32 होता है तो इसमें 33 तत्व कहाँ से है? सातवां आवर्त में 33 तत्व होता ही नहीं है और यह अपूर्ण है, यही गलत है क्वेश्चन। तो यही कथन गलत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, यही कह रहा था। तो इसमें से यदि हम दूसरा कथन को यदि हम गलत कर देते हैं तो मेरा कौन कौन सा बच गया सही वाला? तो ये सही वाला तो बच गया, एक तो 1 नंबर और एक 3 नंबर। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो जब स्थिर विद्युत है तो वह केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब उसमें धारा चल रही है, तो धारा चल रही है तो कोई भी करंट के मान चलेगा तो इसमें से विद्युतीय तो क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, साथ ही साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब कभी भी देखते हैं कि लाइन आया रहता है तो 2 तार को यदि सटाते हैं तो झट से सट सकता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि धारा बह रही है। धारा बहने के कारण क्या हो रहा है, उसमें विद्युतीय क्षेत्र तो है ही और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। और इसको हम छुएंगे तो करंट मार देगा। देखिए किसी भी आदमी को कहा जाता है कि करंट के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको खींच लेगा। क्यों? कि हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है और चुंबक जो है आयरन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो यदि आदमी किसी करंट के नज़दीक जाएगा तो आदमी को वो खींच सकता है अपनी ओर, क्योंकि शरीर में क्या है? आयरन है और आयरन को आकर्षित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि नंगे तार के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आदमी उसमें संपर्क में आ सकता है, आदमी को खींच सकता है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो आदमी को खींच लेता है। इसीलिए झुमका पोलर में कहा जाता है कि उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ाने से क्या होता है। देखिए चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 को आप याद रखिए रिलेशन, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। R मतलब रेसिस्टेंस, L मतलब लेंथ, लंबाई। और उसके बाद यदि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्रफल, जैसे कि मान के चलिए कि 2 कलम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कलम जो है, एक कलम मोटा है, एक कलम पतला है। अगर एक कलम यदि मोटा है तो इसमें से हम पतला वाला, जैसे 2 रुपया वाला कलम, 3 रुपया वाला कलम लेते हैं, एक 5 रुपया वाला कलम, और इसका एक ढक्कन ले लेते हैं, दोनों का ढक्कन ले लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से। और यदि इसमें से हम 5 रुपया, मान लीजिए 5 रुपया वाला खोला है, 5 रुपया वाला कलम का खोला है, ये 3 रुपया वाला कलम का खोला है, तो ये पतला होता है। अगर इस कलम को यदि इसमें डालेंगे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये टाइट हो जाएगा और इसका मुंह उतना बड़ा नहीं है कि कलम इसमें जा सके। तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल यदि छोटा है ये प्रतिरोध यानी कि रुकावट डालेगा। तो रुकावट डालेगा मतलब प्रतिरोध भी क्या होता है, रुकावट ही है। तो प्रतिरोध हो गया अधिक। क्या हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक। यदि मान के चलिए कि 3 रुपया वाला कलम को यदि 5 रुपया वाला खोला में यदि हम डालेंगे तो ये आराम से चला जाएगा, एकदम अस्थिर से, एकदम आसानी से चला जाएगा। तो आसानी से चला जाएगा, इसका मतलब कि विरोध नहीं हुआ। अब विरोध नहीं हुआ तो मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, इसमें प्रतिरोध कम हो गया। तो यदि क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ा दिए तो क्या हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, यानी रुकावट कम हो गया। और क्षेत्रफल को यदि कम कर दिए तो रुकावट बढ़ गया, क्षेत्रफल अधिक है तो रुकावट कम हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि हम और इसके लंबाई को बढ़ा देंगे तो रुकावट तो अधिक आएगा, चूंकि कोई यहाँ रोक सकता था, कोई यहाँ रोक सकता है, कोई यहाँ रोक सकता है। जितना अधिक ले जाएंगे उतना अधिक रुकावट डालेगा। तो इसलिए लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता
बढ़ता है और क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं प्रतिरोध घट जाता है। लेकिन यदि चालकता की बात करें, उसमें करंट की बात करें, तो ये जो है ये उल्टा होगा और ये मतलब ये कह सकते हैं कि 1/L हो जाएगा यदि चालकता की बात करेगा, या फिर धारा की बात करेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? तो रेगुलेटर नहीं होता है वो वोल्टेज बढ़ाने वाला जो होता है, बोर्ड में लगा रहता है रेगुलेटर, तो उस रेगुलेटर में यूरेका का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेका का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें है ऑप्शन 4 गो रहता है। अच्छा, इसका आंसर नहीं कर पाए। चालक का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? तो हम बता दिए कि प्रतिरोध का क्या, चालक की लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसमें आते हैं। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेका का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ कार्बन है, तो पहले का जो फिलामेंट बना होता है ना, पहले का फिलामेंट ये कार्बन का ही बना रहता था, लेकिन अभी का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना रहता है? वो टंगस्टन नामक धातु का बना रहता है। बल्ब का जो फिलामेंट जो जलता है पीला कलर का। ठीक है, और नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग आयरन जो होता है, आयरन जो हम लोग प्रेस करते हैं कपड़े को, ये आयरन में होता है। और उसके बाद आयरन के अलावा हम कह सकते हैं कि इस नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में कर सकते हैं। हीटर में, तो जहाँ पर खाना वाना बनता है हीटर में, तो इस हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया रहता है। और यूरेका का प्रयोग कहाँ किया रहता है? रेगुलेटर में किया रहता है। तो इस प्रकार से आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि बेल आइकन दबा के रखिए ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन, और रेगुलरली हम वीडियो डाल रहे हैं प्रत्येक दिन। वीडियो पर व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मेरा काम है कि वीडियो डालना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा जिस दिन से, उस दिन से आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये तो दिल जीतने का काम मेरा है, मैं जीत कर ही रहूँगा। और पढ़ाई को इतना अधिक ढंग से अच्छे तरीके से करना है कि सफलता शोर मचा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।